मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में आज मैं आपको तहलका खेज इंटरव्यू सुनाऊंगा अरमगान का। यह अरमगान मरकजी मुल्जिम है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का। इससे पहले आपको मैंने शिराज का इंटरव्यू सुनाया था जिसमें उसने कई इल्जामात लगाए कि अरमगान ने उसको अपने साथ मिलाया और मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया। यह कत्ल की वारदात इतनी आसान नहीं थी। मैंने और जुहेब ने तहलका खेज इंटरव्यू किया है अरमगान का। अरमगान का क्या कहना है? जुहेब, मुलाकात तो हो गई, ये मुलाकात कोई इतनी आसान तो थी नहीं। क्या कहता है अरमगान? अरमगान की एक तो अरमगान का इंटरव्यू करना था बड़ा मुश्किल था। ये एक आसान नहीं था क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया, लोकल मीडिया, और आपको पता है कि बड़ा दबाव आता है पुलिस पे कि उसका आप इंटरव्यू करा दें हमें और हमें वक्त दे दें, क्योंकि ये एक समझ लें कि जिस तरह से शाहरुख जतोई केस था, इंतज़ार मर्डर केस था, तो ये आज के वक्त का उसी नौयत का केस है जो कि हाईलाइट हो गया है। तो बड़ा मुश्किल था इसका इंटरव्यू करना, लेकिन खैर मतलब कोई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है कि मैं कोई इंटरव्यू करके। इससे पहले मैं शिराज का इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। हाँ, बहुत मुश्किल काम था। और अरमगान तो मरकजी किरदार है इस केस का। हमें कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं है, सिर्फ एक्सपोज करना होता है। एक मासूम बच्चा था, उसको आपने जला दिया। जुहेब, कहता क्या है अरमगान? मेरा ख्याल है बहुत लंबा इंटरव्यू, यानी कि 26 मिनट का इंटरव्यू है ना, तो बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें जो मैंने सबसे पहले अरमगान का तारुफ करा दें। हाँ बिल्कुल, अरमगान की ज़बानी किस तरह अपना तारुफ करा रहा है। नाम है मोहम्मद अरमगान कुरैशी। मैं खैबान मोमिन पे रहता हूँ, DHA फेस 5, 7th स्ट्रीट, हाउस नंबर 35। अच्छा, ये तारुफ जो उसने कराया अरमगान ने, ये तो सुन लिया होगा। अच्छा, शुरू कहाँ से हुआ कि न्यू ईयर की पार्टी थी, और न्यू ईयर की पार्टी में झगड़ा किस बुनियाद पे हुआ? जुमा की बुनियाद पर हुआ। इतनी शर्मनाक बात थी, मैं तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है सुनने वाले उसकी ज़बानी सुन लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है कि न्यू ईयर पार्टी पे उस दिन हुआ क्या था। इस साल जब न्यू ईयर शुरू हुआ था, न्यू ईयर पे मेरे घर पे पार्टी हो रही थी। मेरे घर पे पार्टी में एक पुरानी मेरी जानने वाली लड़की, जुमा जिसका नाम है, वो भी मौजूद थी। उसके साथ मतलब मैं थोड़ा बहुत उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था। तो न्यू ईयर नाइट पे वो मुझे बेसिकली उन्होंने बियर वगैरह पी थी और वीड वगैरह पी थी। वो मुझे जॉब दे रही थी और जॉब देते हुए उसने मैं डैमेज किया था। उस पर कट्स आए थे, निशान आए थे, और उसने ये हरकत जान की थी। न्यू ईयर नाइट पे मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं क्योंकि उस दौरान घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैंने कहा इस वक्त मैं कोई तमाशा वगैरह नहीं क्रिएट करूँ। अरमगान ने न्यू ईयर पार्टी के बाद जुमा को फिर घर बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर भेज दिया। पुलिस ने वाक़या का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और फिर तलाश की मुस्तफ़ा आमिर की। इस हवाले से अरमगान का क्या कहना है, आप ही सुनिए। मगर उसने P9 टेररिज्म किया था, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं गुस्सा था उसकी इस हरकत पे, मैंने उसको बुला के कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करते वक्त उसको मारा वारा भी, और फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया था करीम पे। जुमा ने अरमगान को मामूली जख्मी किया तो वो इतने तेज में क्यों आ गया? मुस्तफ़ा आमिर ने केले की तस्वीरें भेज दी उसको। उसने कहा मुझे 2 मरतबा एमोजी भेजा, तो एमोजी भेजता था, मैं तैश में आ गया। तो तैश में आ गया तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो घर नहीं आया। फिर उसकी खुद कॉल आ गई, तो ये मैंने सवाल उससे किया था। जवाब क्या दिया? जवाब आप सुनिए। मुस्तफ़ा आमिर ने मुझे एक छिले हुए केले का इमोजी भेजा था, जिससे उसने ये जाहिर किया था कि वो इस सारी शरारत में जुमा के साथ मुलविस था और वो हंसी कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने मुझे एक बार नहीं 2 बार वो छिले हुए केले के इमोजी भेजे थे, ये जाहिर करने के लिए कि हाँ
मैं शरारत में इन्वॉल्व था। मैं इनकी इस हरकत की वजह से खूब गुस्सा था and I was very angry at what they did. जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अरमगान ने तलाश शुरू की मुस्तफ़ा आमिर की। मैंने और जुहेब ने जब सवाल पूछा तो उस पर अरमगान का क्या कहना था, जुहेब बताता क्या है वो? अच्छा, वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा ने 2 मरतबा मैसेज किए, तो मैं उस मैसेज को देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, तंग हो रहा था कि मेरी प्राइवेसी कैसे लीक हो गई। तो उस पर मैं तैश में आ गया। फिर मैंने मुस्तफ़ा को कॉलें करना शुरू करी, मुस्तफ़ा ने मेरे फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे दोस्तों को कहा कि मुस्तफ़ा को मुझसे रब्ता करे। फिर अचानक जो है ना, उसने कहा कि मुस्तफ़ा की मुझे जो है ना वो कॉल आ गई और फिर मुस्तफ़ा मेरे घर आ गया। तो ये सवाल उससे किया था, तो उसने क्या जवाब दिया ये आप सुनिए। मैं इतना गुस्सा था इनकी इस हरकत की वजह से कि मैं नेक्स्ट डे खुद निकला था सुबह मुस्तफ़ा को ढूंढने कि वो मुझे कहीं भी मिले तो मैं उसको कन्फ्रंट करूँ इन चीज़ों। सुबह मुझे मुस्तफ़ा कहीं नहीं मिला था। मैंने फिर उस वक्त फैसला लिया कि बस इनको मैं छोड़ूं और मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया सब कुछ। मुस्तफ़ा आमिर उसके घर पहुंचा तो अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा के साथ क्या किया, जुहेब क्या कहता है वो? अच्छा, मुस्तफ़ा जब घर पहुंचा तो इनका प्लान उसको मारने का ही था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले जुमा पर भी इसी तरह तशद्दुद किया था और ठीक उसी तरह मुस्तफ़ा पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। दोनों ने बेरहमी तशद्दुद से किया। उसको उसने मारा। उसको उसकी खैर उसकी कुछ चीज़ें उसके घर के खून की तस्वीर भी है हमारे पास, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, जब हमने उसे सवाल किया तो उसने कहा कि मैंने इसलिए किया कि मैंने कॉइन टॉस किया, मैं बालकनी में गया, मैंने कॉइन टॉस किया। जब मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें ये आया कि भाई मैंने इसको मारना है, और फिर जो है वो मैंने इसको गाड़ी में डाल के ले गया। वो पूरी एक लंबी उसने डिटेल में इंटरव्यू बताया है, वो ज़रा सुने आप खुद उसकी ज़बान में। शाम के टाइम जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो मुस्तफ़ा की खुद कॉल आ गई। वो फिर आया मेरे घर पे क्योंकि मुझे वैसे ही उसको कन्फ्रंट करना था। मेरा एक और दोस्त शिराज, उसको मैंने बुलाया था ताकि मेरे साथ को रहता जब मैं उसको, जो उन्होंने ये शरारत की थी मेरे साथ, उस पर कन्फ्रंट करता। सो फिर मैं मेरे ऑफिस से मैं बाहर लेके गया था। मेरे पास डंडा एक था, उस डंडे से मैंने उसको मारना स्टार्ट किया। उसकी इस शरारत की वजह से थी, जब मैं गुस्सा था उस पर और उससे पूछने के लिए ये तुमने क्यों की हरकत। इस दौरान मेरे साथ शिराज भी मौजूद था जब ये हो रहा था घर पे। जब मैंने अरमगान से सवाल किया कि आप जुमा की तरह मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ भी तो सकते थे, उस पर अरमगान का क्या कहना था आपको सुनाता हूँ। मुस्तफ़ा मेरे घर पे जब था, जब मैं उसको मार रहा था उसको डराने के लिए कि वो मुझे बताए सारी चीज़ें, क्यों किया उसने, क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो नहीं बता रहा था। तो उसको मैंने डंडे से काफ़ी मारा, उसके बाद भी वो नहीं बता रहा था। मेरे साथ हरासमेंट के किस्से काफ़ी अरसे से चलते आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी अपसेट भी था। जब मुस्तफ़ा चीज़ें बता नहीं रहा था कोई और वो एलिमेंट था, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, या तो इसको जाने लूं या इसको नहीं जाने दूं। शिराज और अरमगान दोनों ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और टांगे रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाल दिया। इस बारे में क्या कहना है अरमगान का? अच्छा, उसने कहा कि मैंने कॉइन टॉस कर लिया था और उसमें यही आया था कि मैंने इसको ना यहाँ से ले जाना है। फिर मेरे पास मैप था, मेरे पास नेट था नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया था मैप, उसमें मुझे बलूचिस्तान की लोकेशन आ रही थी। फिर मैं उसको उस लोकेशन पे लेके गया, वहाँ मैप खत्म हो गया था, फिर हम चलते रहे। पेट्रोल की बोतल भी घर से ही उठाई थी? हाँ, पेट्रोल की बोतल उसने कहा कि मैंने 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल उठाई थी। 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल से तो था किसी कोई गाड़ी में, मतलब कैसे आगे? वो क्या कहता है मैं आपको सुनाता हूँ। इस दौरान मैं अपनी गैलरी में गया था, मैंने वहाँ एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस इसलिए क्योंकि
या तो मैं उसको छोड़ता या तो मैं उसको नहीं छोड़ता। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद क्या करूं। जब मैंने वो कॉइन टॉस किया तो उस कॉइन टॉस में आया कि इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद मैं अंदर आया हूँ वापस अपने घर के। मुस्तफ़ा को जब वो आ गया था और मैं खुद उन दिनों बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और नशे भी करता था। लेकिन खैर जब वो टॉस आया मैं अंदर आया वापस। मुस्तफ़ा फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ें। मैंने उसको फिर मैंने उसको फिर उठाया वहाँ से। शिराज मेरे साथ मौजूद था। उसके हमने पाँव बांधे, चीज़ें बांधी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इसका क्या करना चाहिए अभी और किस तरह इसको अभी डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोला। मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में आया हुआ था मार्क एक्स में। तो मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर। गाड़ी कराची से बलूचिस्तान पहुंच गई। ड्राइविंग सीट पर अरमगान था, बराबर में शिराज था और डिग्गी में मुस्तफ़ा आमिर। मुस्तफ़ा आमिर जिसका बदन रस्सियों से बंधा हुआ था। गाड़ी को जलाया किस तरह, क्या कहता है अरमगान, आपको सुनाते हैं। उसके मैंने पाँव बांधे थे और उसको बांधा था। उसकी गाड़ी में लेके गया था मैं उसको और उसकी गाड़ी की डिग्गी में उसको मैंने बंद कर दिया। उस वक्त फिर मैं सोच रहा था कि इसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोले थे। गूगल मैप्स खोल के मैं देख रहा था कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और वीरान या सुनसान। तो वहाँ मैं अपने फ़ोन में जो पॉइंट कर रहा था चीज़ें, वहाँ पे हब की एक लोकेशन आ रही थी जो बिल्कुल ऐसा था कि आसपास उसकी कोई आबादी नहीं है। वो मैंने अपने फ़ोन में खोल ली थी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मैप्स का टाइम दिखा रहा था। मैप्स मैंने अपने फ़ोन पे ऑन कर दिए थे ऑफलाइन। उस पर डेटा चढ़ना था। वहाँ से मैंने घर से यही सोचा था कि वहाँ जाके डिस्पोज ऑफ कर दूंगा और गाड़ी को भी हम जला दें। मैंने पेट्रोल उठाया घर से। 1.5 लीटर बॉटल का हाफ था, वो मैंने साथ रख लिया था और अपने साथ मैंने कैश भी रखा था कि रास्ते में अगर कोई रोके या कुछ हुए तो वो कैश यूज़ करके हमारे जा सकते। पेट्रोल मैंने रखा गाड़ी में और मेरे पास गन भी थी, वो भी मैंने सिक्योरिटी के लिए साथ कैरी कर ली थी। शिराज मेरे साथ था। इस दौरान गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। हम अपने घर से निकल गए उसकी गाड़ी में और मुस्तफ़ा डिग्गी नहीं था। जब हम निकले घर से मैं मैप्स फॉलो करता हुआ गया हूँ, जो भी मैप्स हमें जहाँ से भी जा रहे थे। तो हम और बलूचिस्तान की एक जगह पर पहुँचे थे जो कि एक वीरान जगह थी। वहाँ में मैप्स एंड हो गए थे जब हम वहाँ पहुँचे। रास्ते में हमें कोई भी रुकावट नहीं आई, किसी भी नाके ने नहीं रोका, कुछ भी मसला नहीं हुआ था और हम डायरेक्ट वहाँ ईज़िली पहुँच गए थे। जब हम वहाँ लोकेशन एंड हो गई थी उसके बाद हम देख रहे थे कि कहाँ पर मुझे ऐसी जगह मिले
जहाँ पे हम गाड़ी को खड़ा कर रहे। ढूंढते ढूंढते फिर हमें एक अंदर ऐसी जगह मिली जहाँ रोड से भी किसी को नज़र नहीं आता और गाड़ी भी अंदर जाके पार्क हो गई थी। जब हम पहुंचे गाड़ी के पास, उस पास और गाड़ी में जिंदा था। मेरे पास गन भी थी। मुझे शिराज ने बोला था इसको गोली मार दो, फारिग कर दो, तो ये बचना नहीं चाहिए। मैंने उसको गोली अपने हाथ से नहीं मारी क्योंकि मुझे उसको मारना नहीं था अपने हाथ से। उस टॉस में जब मैं कंसल्ट कर रहा था कि अल्लाह की बाकी मर्जी है तो मैं खुद इसको नहीं मारूंगा अपने हाथ से। डिग्गी हमने बंद कर दी थी गाड़ी की। गाड़ी का जो फ्रंट गेट था, उसकी जो स्टीयरिंग साइड थी, वो स्टीयरिंग साइड से मैंने जो आधा बॉटल पेट्रोल था मैंने वहाँ फेंक के गाड़ी की फ्रंट साइड को टॉर्च किया था। टॉर्च करने के बाद मैं वहाँ से चला गया था और शिराज भी मेरे साथ था। हम लोग वहाँ से चले गए थे। हमें नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है और हमने बस छोड़ दिया था उसको वहाँ पे ऐसी बारी और हम वहाँ से पैदल चले गए थे। अरमगान और शिराज दोनों चालबाज और शातिर थे, इसलिए तो बलूचिस्तान से वापस कराची आ गए। जुएब ने उनसे सवाल किया था और अरमगान का क्या कहना था, जुएब बताएंगे। वो जब वापस आए तो उसने बताया कि सबसे पहले उन्होंने घर पे उसने कहा कि मैंने एक मसाजर बुलवाई, हम बहुत थके हुए थे, पहले हमने मसाज करवाया, उसके बाद हम फ्रेश हुए, फिर हम जो है वो दूसरे दिन लाहौर चले गए, फिर वहाँ से गिलगित चले गए। वहां पे भी पार्टियां की इन्होंने। हाँ, वहाँ पे भी पार्टियां की। उसके बाद वेपन भी था, 2 मरतबा पुलिस ने रोका भी। एक बार वेपन का मैगजीन दे दिया, दूसरी बार उसने पूरा वेपन दे दिया। वहाँ पे भी चालबाजियां करता है। कहता क्या है वो? ये उसकी ज़बानी सुनते हैं, वो क्या कहता है। पैदल वहाँ से निकले, काफ़ी हमने वॉक किए 2-2.5 घंटे और मुझे कुछ नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये मैं छोड़ हुआ था सब कुछ, हमारे चले हुए थे। मैंने इस वजह से उस वक्त गाड़ी को नहीं देखा खुद, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। अगर वो खुदा की मर्जी होती तो वो आप सकती, खुदा की मर्जी होती तो वो पूछ जाती और वो बच जाता। मैं इस वजह से बगैर देखे, बगैर मालूम किए कि वो कंफर्म है जिंदा है या डेड है, मैं वहाँ से चला गया था। शिराज ही मेरे साथ था। हमने वॉक करते हुए 2.5-3 घंटे हमने वॉक की। हमें होटल पे पहुँचे। होटल पे पहुँचने के बाद वहाँ होटल वाला ने बोला कि एक बस आ जाएगी, उससे आप कराची चले जाओ। बस आई नहीं, मेरे पास गन भी लगी हुई थी, तो होटल वाले थोड़े मशकूक हो गए थे। फिर हम वहाँ होटल से भी वॉक करना स्टार्ट हो गए। हम आगे पीछे पहाड़ियों पे से चलते हुए फिर हम रोड से कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक सुजुकी वाला आया और सुजुकी वाले को हमने रोका। सुजुकी वाले को रोक के उसके साथ हम वापस उधर आ गए। मुझे जब हम घर पहुँचे तो तब तक हमें नहीं पता था कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ना ही मैंने किसी को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं पंजाब चला गया था। पंजाब जाने के बाद क्योंकि मैं वैसे ही हरास हो रहा था अरसे से और मैं इस वजह से शहर से भी मूव करना चाह रहा था, अपने ऑफिस से और अपनी चीज़ें दूसरे शहर में। तो मैं फिर उन कामों के लिए पंजाब से निकल गया था। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ मेरी गाड़ी भी पार्क थी। वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर मैं वापस सिंध की तरफ आया, कराची की तरफ, अपने इसी घर में।
मैं घर में आया, फिर 1-2 दिन रहा, वेट 1-2-3 दिन, 3 दिन हुए थे मुझे आए हुए वापस। मसाज का शौकीन अरमगान हर रोज अपने घर एक लड़की बुलाता था, मसाज कराता था। मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद भी दोनों लड़कों ने मसाज कराया, और जिस दिन पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, जब भी अरमगान घर पे मसाज करा रहा था। इस हवाले से अरमगान का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पुलिस का रेड हो रहा था मेरे घर पर। मैंने उस दौरान मसाजर बुलाई हुई थी। मैं अपने घर में था और मैं दूसरे रूम में मसाज ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि पुलिस दरवाजे के आई है या नहीं आई, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं जब मसाज लेके वहाँ से निकला हूँ, जिस रूम में मेरे सीसीटीवी लगे हुए थे, उस रूम में मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर ऑलरेडी पुलिस वाले और सिविल में भी बहुत सारे लोग थे, वो मौजूद थे। तो मैंने ये सिनेरियो देखा, उस वक्त मैं पैनिक हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि पुलिस वाले मुझे मारने आए हैं, और मुझे कुछ नहीं पता था कि उस वक्त किस वजह से पुलिस आई है। ये मारने आए हैं या मुस्तफा के चक्कर में आए हैं या किसी और इशू के चक्कर में आए, मुझे सब नहीं आइडिया था। और मेरे दिमाग में यही आया कि क्योंकि मैं उस घर में अकेला था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। जब मैं सीसीटीवी में देख रहा था पुलिस वालों की मूवमेंट, वो लोग मेरे घर के अंदर थे, मैंने मसाजर को नीचे भेजा है। उसको मैंने बोला कि वो जाके नीचे बोलना कि बहुत सारे लोग हैं ऊपर, ताकि वो थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करके और मेरी तरफ मूव ना करते। खैर, उसको नीचे भेजने के बाद मैंने ऊपर अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया था। जुएब, अरमगान के घर पुलिस पहुंची, फायरिंग हो गई। इतना दिलेर, इतना शातिर, इतना चालबाज, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। तहा फायरिंग नहीं हुई, बल्कि ये कहें कि कई घंटे मुकाबला चला पुलिस का, और उसमें एक डीएसपी जख्मी हुआ मुकाबले में, एहसन जुल्फिकार। अच्छा, फिर यही नहीं, उसने पुलिस को एंगेज करके रखा, अपने तमाम सबूतों को मिटाता रहा, और वो सीसीटीवीज भी मंजर आम पर आ गई, वो ढकी छुपी बात। वो सीसीटीवी भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उस हवाले से अरमगान का क्या कहना है वो भी आपको सुनाता हूँ। जब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा लॉक किया, मैं सीसीटीवी में देख रहा था वो मेरी तरफ ऊपर मूव करने लगे थे, जो लोग मेरे घर में आए हुए थे। मेरे पास घर में सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी सारा असला मौजूद था। जो ऊपर मेरे पास एक गन थी वो पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले ऊपर मूव हो रहे थे मेरी तरफ, मैंने उनको होल्ड ऑफ करने के लिए अपने दरवाजे के, जो मेरा ब्लैक दरवाज़ा था, स्कैनर के बाद जब ऑफिसर गेट पे पहुंचा था, मैंने बिल्कुल डोर लेफ्ट साइड दरवाजे की पिन एम करके फायर किए थे, ताकि वो थोड़ा, जब मैंने फायरिंग की उससे पुलिस वाले और जो भी सिविल में लोग थे वो नीचे बैक ऑफ हुए। जब वो बैक ऑफ हुए, उस दौरान क्योंकि मैं घर में अकेला था, मैं अपने घर वालों को फ़ोन करने लगा। मैंने 15 पे भी कॉल की, मैंने फादर को भी कॉल की, मदर को भी कॉल की, और बैंक कार्ड के लिए कॉल किया, ये बताने के लिए कि ये सब हो रहा है मेरे साथ घर पे और कोई ना कोई आ जाए। इस दौरान मैं ऊपर मौजूद था और पुलिस वाले नीचे ही थे। पुलिस वाले में कैमरे उतारना स्टार्ट किए हुए थे। मैंने देखा कि वो सीसीटीवी के कैमरे उतारना स्टार्ट हो रहे थे। जब वो सीसीटीवी कैमरे उतारना शुरू हो रहे थे, मैंने फ्लोर पे फायरिंग करना स्टार्ट की, अगर उनको डराने के लिए कि वो कैमरे वगैरह ना उतारें।
तो इस दौरान मैं पैनिक था पूरी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। वही मैं क्या ऊपर मूव नहीं कर रहा था। फिर जो 1.5 वाली मोबाइल थी वो भी आ गई थी। मेरे रिश्तेदार भी आ गए थे, मेरे ताया, मेरी फौज जानने वाली भी आ गए थे, मेरी मॉम भी आ गई थी एंड मेरी मदर। इस दौरान वे 2-2.5 घंटे गुजरे। घर की सारी लाइट्स भी ऑफ हो गई थी इन सब के आने से पहले। नीचे से मेरे ख्याल से पुलिस वालों ने कुछ ऑफ किया था या हमने कनेक्शन काट दिए थे, इसकी वजह से सारे घर की लाइट्स बंद हो गई थी। तो मैं और पैनिक में था उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या अपन। मैंने होल्ड ऑफ किया हुआ था और मैं किसी को अपनी तरफ ऊपर मूव नहीं करने दी। यह मामला इतना आसान नहीं था। डिफेंस के एक बंगले में एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ अरमगान। अरमगान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था और पुलिस की यह कोशिश थी कि इस शातिर मुलजिम को चालबाजी से गिरफ्तार कर लिया जाए। अरमगान के अहले खाना को बुलाया गया और फिर अरमगान से बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया। जुहैब बड़ा अहम इंकिशाफ करता है। अरमगान कहता है, पहले पुलिस ने मेरे ताया को बुलाया, मुझे नीचे उतारने की कोशिश की और फिर मेरी वालदा ने ये तमाम सेटलमेंट कराई। अच्छा, ताया यहाँ ये झूठ बोलता है। इसने अपनी वालदा को खुद बुलाया है और अपने ताया को भी खुद बुलाया है और अपने 2 दोस्त जो कि इसका भी कनेक्शन बनता है इस पूरे वारदात में, जो कि अब तक फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसने खुद बुलवाया था। अब आप जब मैं और आपसे सवाल कर रहे थे तो क्या कह रहा था कि मैंने वो ये कहता है मैंने माँ के कहने पे सरेंडर कर दिया। मतलब ये सरेंडर तो नहीं था, बल्कि पुलिस ने तो उसका घेराव किया था और उसको इस हद तक बेबस कर दिया था कि उसके पास गिरफ्तारी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर पर फायरिंग किस तरह हुई और अरमगान का उस हवाले से क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। फिर जब मेरे ताया आ गए, मेरी फैमिली आ गई, वो सब भी मुझे कह रहे थे कि बस अब आ जाओ, तो पुलिस स्टॉर्म करेगी और आप बचोगे नहीं। फिर मेरी मॉम आ गई थी ऊपर, जब मेरी वालदा आई, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी बोला बस अब आप नीचे आ जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं नीचे आया, मैंने सरेंडर कर दिया पुलिस को। वहां से मुझे पुलिस लेके आ गई थी, ये भी CCCIA के सेल में, और इंटरोगेशंस के बाद स्टार्ट की थी। अरमगान की वो कैफियत तो हम दोनों ने नहीं देखी कि जब उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया। ये दरिंदा अब बिल्कुल शर्मिंदगी के साथ हमारे सामने बैठा था। वो निदामत भी करता नजर आता है, शर्मिंदगी भी उसको महसूस होती है, लेकिन इस शर्मिंदगी का अब कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस ने तमाम शवाहिद हासिल कर लिए हैं और अरमगान कानून की गिरफ्त में आ चुका है। जुहैब, शर्मिंदगी, नदामत, जज्बाती, शातिर, क्या कहानियाँ हैं। ताज, जब हम सवाल करें तो कैसे रो रहा था कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ और मुझसे गलती हो गई, मैं उसकी वालदा से माफ़ी मांगता हूँ। और मतलब वो अब माफ़ी क्यों मांग रहा है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। मतलब उसको क्या लग रहा है कि वो माफ़ी मांगेगा तो घर वाले माफ़ कर देंगे, वालदा माफ़ कर देगी, जिसका लगते जिगर गया है, क्या वो माफ़ कर देगा? था ऐसा मैंने तो नहीं देखा। कौन माफ़ करता है अपने लगते जिगर के खून को? तो लेकिन अरमगान की बात सुनाते हैं सबको। हाँ, झूठ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से गलती हुई है जिसका मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में जो हरकत की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसलिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मेरे से अनजाने में एक गलती हुई है जिसका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे तैश में आके, गुस्से में आके इतनी एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी चाहिए थी। And I truly regret what happened
with Mustafa because of my actions. मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था, मैं वीट भी पीता था, लेकिन जो एक्शंस थे वो मेरी अपनी गलती थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे से ये गलती हुई, 100% सारी बातें सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि I am very sad and about all the things that happened. मेरे गुस्से की वजह से और मेरे दैश में आने की वजह से जो मेरे एक्शंस थे बहुत एक्सट्रीम थे और मैंने गलती की है, उसकी वजह से मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ मुस्तफा के उस पेरेंट से, मेरे से अनजाने में ये गलती हुई है। मुस्तफा से भी माफ़ी मांगता हूँ, ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था। बट जो सर्कमस्टांसेस थे, जो चीज़ें हो रही थी ये अपनी लाइफ में भी, और उन इवेंट्स की वजह से जो इन लोगों ने किए थे, उसकी वजह से मेरे से गलती हो गई। मुझे इतने एक्सट्रीम मेजर्स अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए थे। जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जितने गुजरें चीज़ें और मेरे एक्शंस जिसकी वजह से इनसे हुआ था वो वापस नहीं हो सकता। बट आई एम truly very ashamed of what happened. मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का तहलका खेज इंटरव्यू तो आपने सुन लिया। ये केस CIA से FIA मुंतकिल हो गया। FIA इस केस में क्या तफ्तीश कर रही है, यह हम आपको अगली वीडियोज़ में बताएंगे।